दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष जुनून सीरीज चला रहा हूं। आज हम जुनून सीरीज का अगला चैप्टर देख रहे हैं। इस सीरीज में हम अति महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो आपके आने वाले तमाम इम्तिहान जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एमपी पुलिस, इन सभी इम्तिहानों में बहुत ही कारगर साबित होंगे। हम ये सीरीज रिवीजन राउंड के तौर पर देख रहे हैं। इसमें हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे सवाल देखते हैं। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए है तो आप हमारी गिरिराज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज जुनून सीरीज शुरू कर रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, हमने अब तक कुल 120 प्रश्न देख लिए थे और हम 121 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 121 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में किस प्रणाली की सरकार है? संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, इसीलिए है। यह बात अपने आप में तो ठीक हो सकती है, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या है? देखते हैं। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, हाँ ये बात भी अपने आप में ठीक है, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या है? देखते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, हाँ ये बात भी अपने आप में ठीक है, लेकिन क्या ये इसकी सबसे अच्छी व्याख्या करता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, हाँ यही कारण है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद याद आ रहा है 75(3). इसका आंसर भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्लियर? अगला सवाल। हम ये क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, ध्यान रखें, हम क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी 30 मिनट में अति महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार, कैसी सरकार? मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत, उस मंत्रिमंडल सरकार के जो अंतर्निहित सिद्धांत है उसकी व्याख्या करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। कम से कम करना, कुछ गड़बड़ है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये लाइनें अपने आप में ठीक लग रही हैं, लेकिन क्या ये इस बात की व्याख्या कर रही है, इस बात को एक्सप्लेन कर रही है? सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, वेरी गुड। सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि और चौथा ऑप्शन, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हसोन्मुख दशा में है। ऑप्शन समझ गए? क्या लिखा है? सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल सरकार में होता क्या है असल में? सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर से रिवीजन कीजिए। 75(3). क्लियर? सरकार के जनता के प्रति, किसके प्रति? जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। कैसी? संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। क्लियर? अगला सवाल। ठीक, हमने अब सवाल नंबर 123 देख रहे हैं। सवाल नंबर 122 का क्या आंसर है दोस्त? सी। सवाल नंबर 122 का सी। सवाल नंबर 122 का सी। सवाल नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है।
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है? हाँ है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है? हाँ है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है? हाँ है। भारत एक कल्याणकारी राज्य? हाँ है। ये चारों बातें अपने आप में ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य भी है, भारत एक प्रभु संपन्न मतलब सॉवरेन लोकतांत्रिक समाज है मतलब डेमोक्रेटिक, और कल्याणकारी राज्य है? हाँ है। तो ये चारों ऑप्शन ठीक है। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन ठीक है। क्लियर क्लियर, चारों ऑप्शन ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? गोला में डाल लीजिए अगर नहीं है पूछा तो, कि गलती से भी गलत ना हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, क्या ये है? हाँ है। लोकतांत्रिक सरकार है? हाँ है। विधि का शासन है? हाँ है। तो सत्तावादी सरकार नहीं है। कैसी सरकार नहीं है? अथॉरिटेरियन। ये उन लोगों के लिए अंग्रेजी में बता रहा हूं जिन्होंने अंग्रेजी में डिमांड की थी। कैसी सरकार? सत्तावादी सरकार। कैसी सरकार? सत्तावादी सरकार नहीं। सत्तावादी सरकार क्या होती है? ऐसी सरकार जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान माने। क्या माने? बहुत तुर्रम खान। जो हमने अंतिम फैसला दिया वही अंतिम फैसला होता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। भारतीय राजतंत्र में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सारी शक्ति किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता के पास, हम भारत के लोगों के पास। क्लियर क्लियर। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। इसका आंसर डी। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? प्राधिकार। मैंने क्लास में सत्ता और प्राधिकार में अंतर बताया था, पावर और अथॉरिटी में। कमेंट में बताएं कि पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है। मैंने क्लास में समझाया था। आईपीएस के पास क्या होती है और एक लोकल गुंडे के पास क्या होती है? पावर या अथॉरिटी? बताएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। सरकारों को क्या प्राप्त? प्राधिकार लिखा। क्या प्राप्त होता है? प्राधिकार। कहां से? भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। समझ गए होंगे देखते ही। भारतीय संविधान से। कहां से? भारतीय संविधान से। कहां से? भारतीय संविधान से। इसका आंसर ए। इसका आंसर ए। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, आइए देखें। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता? सुशासन की विशेषता नहीं है। क्या कहा है? नहीं है। जवाबदेही होनी चाहिए क्या अगर शासन अच्छा चाहते हो? हाँ होनी चाहिए। हमने जिन्हें वोट दिया उनसे उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। क्लियर। पारदर्शिता। क्या चीजों में पारदर्शिता? हाँ, इसी के आधार पे तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जो आरपीए एक्ट की धारा 29, वो भी 1951 का आरपीए एक्ट की धारा 29 के तहत आया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 19(1)(a) के तहत खारिज कर दिया। उसका बिना क्या था? पारदर्शिता ही तो थी। उन्होंने क्या कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्लियर। तो ये तो होनी चाहिए, ठीक बात। कानून का नियम होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। कानून का नियम भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होता है? लाल फीताशाही। क्या? लाल फीताशाही क्या होती है? कुछ नहीं होती है। आपने पुराने जमाने में बड़ी बड़ी फाइलें देखी होंगी। वो फाइलें ऐसे फीते से बांधी जाती थी। जिस फीते से बांधी जाती थी वो फीता अमूमन लाल रंग का होता था, और वो फाइलें बहुत दिनों तक रखी रहती थी, तो बहुत काम लेट होता था। इसीलिए उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा गया? लाल फीताशाही। अगर आप सोचिए एक फाइल है और लाल फीते से बांध के रख दी है, बहुत दिनों तक कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या उत्तरदायित्व नहीं, वो उत्तरदायित्व कम नहीं हो रहा है इससे? तो यही बात नहीं है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्लियर। अगला सवाल,
अगला सवाल, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कैसे राज्य कल्याणकारी? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, हाँ है। क्या उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है? हमें ये तो समझ गया कि ये दो नहीं है। कौन से? इन दो में से कोई। हाँ, ये दोनों बातें अपने आप में ठीक है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना और कमजोर वर्ग, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? कौन सा गुरु? बी। कौन सा है? बी। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर, क्योंकि वेलफेयर किसको जरूरत है? कल्याणकारी की किसको जरूरत है? कमजोर व्यक्ति को। किसको? सबको जरूरत नहीं है, लेकिन कमजोर को जरूरत है। क्लियर? ये बात हम जान गए, ये बात हम जान गए। क्लियर? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक का मतलब प्रेसिडेंशियल। कैसा? प्रेसिडेंशियल। संविधान की कठोरता, लेट्स सी। एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। क्या है ऑप्शन? क्या ऑप्शन? मैंने क्लास में बताया था, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? एग्जीक्यूटिव। क्या होती है? ये भी कितनी प्रकार की होती है? तो परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट वाली कौन सी होती है? आईएएस आईपीएस वाली। टेम्पररी वाली कौन सी होती है? मिनिस्टर्स वाली। याद रखिएगा, कौन सी? मिनिस्टर्स वाली। कौन सी? मंत्रियों वाली। क्लियर? तो इसका आंसर एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। क्लियर है? ध्यान से सुनते चलिएगा, क्लास में मैंने पढ़ाया है सब। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये अभी पिछले बार एसआई के इम्तिहान में भी आया था। ये आपके एसआई के इम्तिहान में भी आया था, और जब आप लोगों के हाथ पैर फूल गए तो लगा कि अरे प्रभु ये कहां से आ गया? कहां से आ गया? कहीं से नहीं, यहीं से आ गया। सर्वप्रथम किस देश में हुआ अध्यक्षात्मक? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूगोस्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, आज उस दौर में लावा, और आज की डेट में सर्बिया की है। ठीक? मिस्र की कायरो, हिंदी में काहिरा, स्विट्जरलैंड की बर्न। क्लियर? ये चारों चीजें हमने देख ली। कहां से लिया गया अध्यक्षात्मक? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अभी अभी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और चीज देखी। अभी अभी अमेरिका में बी.आर. अंबेडकर का एक पुत बना। एक पुत बना। कहां बना? कहां बना? मैरीलैंड में। कहां बना? मैरीलैंड में। जबकि गांधी जी का कहां बना? ह्यूस्टन में। कहां? ह्यूस्टन में। कहां? ह्यूस्टन में। क्लियर? इतनी बातें हमने जान ली। आपके करंट अफेयर में भी आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या? प्रजातंत्र ना लिखा होता, गणतंत्र लिखा होता तब भी ठीक था। कि संविधान लिखित है, जनता मौलिक अधिकार प्रदान, यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यहां राज्य की नीति निर्देशक तत्व। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है बताइए? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। क्लियर? इसका आंसर क्या है? सी। इसका उत्तर सी। प्रजातंत्र में, भारत के में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जैसे अब चुनाव है, जो लोग मोदी जी से खुश हैं उन्हें दोबारा लाएंगे,
जो नहीं है उन्हें बदल सकते हैं। तो ये बात कहां से, प्रजातंत्र है ना हमारे यहाँ, तब तो बदल सकते हैं। या जैसे 2014 में मनमोहन सिंह सरकार से खुश नहीं थे, हमने बदल दिया। 2017 में मिस्टर अखिलेश यादव सरकार से या समाजवादी सरकार से खुश नहीं थे, बदल दिया। 2022 में हम आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की जनता खुश थी, उन्होंने दोबारा आगे मौका दे दिया। आगे खुश नहीं होगी तो बदल देंगे। किस बात, ये बात किस में निहित है, प्रजातंत्र में। क्लियर क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। कौन सा आंसर, वंशानुगत शासन नहीं है। अगर वंशानुगत होता तो गणतंत्र ना होता, क्या होता, राजतंत्र। क्या होता, राजतंत्र। क्योंकि गणतंत्र है इसीलिए हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो राज्य का मुखिया होता है, वो क्या होता है, चुन के आता है। कैसे आता है, चुन के आता है, ना कि नियुक्त होता है। हम जानते हैं ब्रिटेन में नियुक्त होता है। जैसे अभी विक्टोरिया के बाद चार्ल्स तृतीय हो गए, चार्ल्स तृतीय हो गए, लेकिन क्या भारत में ऐसा होता है, भारत में तो राष्ट्रपति, हाँ प्रत्यक्ष तौर पे हम नहीं चुनते, लेकिन आप प्रत्यक्ष तौर पे तो चुनते ही हैं। भारत में ऐसा तो नहीं होता है कि भाई कोई एक व्यक्ति ही ऊपर बैठा उसी का बेटा बेटी बने जा रहे हैं। पहले रामनाथ कोविंद थे और अब मैडम द्रौपदी मुर्मू। मैडम द्रौपदी मुर्मू पहली ट्राइबल लेडी हैं जो संथाल जनजाति से आती हैं। कहां से, संथाल जनजाति से। कहां के रहने वाली हैं, उड़ीसा के रहने वाली हैं। दूसरी महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति महोदया हुई हैं। इनके खिलाफ चुनाव किसने लड़ा था, मिस्टर यशवंत सिन्हा ने। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, मिस्टर जगदीप धनखड़। मिस्टर जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ किसने लड़ा था, वायलेट अलवाने। वायलेट अलवाने। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए कमेंट में सारे के सारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर याद हो तो कमेंट करके बताएं। मैंने क्लास में एक करके याद भी कराए थे। और एक हिंट, 6 उपराष्ट्रपति ही हमारे राष्ट्रपति हुए, 6 लोग हैं, बताएं। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित हो, किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत संविधानिक परिसंघीय है। भारत संविधान परिसंघीय है। आज आप गौर कर रहे होंगे जो क्वेश्चन का लेवल है बड़ा अच्छा है। अब वो जमाने गए कि आपसे पूछा भारत का पहला प्रधानमंत्री बताओ और आपको लगा वाह क्या सवाल आया। लोग ऐसे मूर्ख बनाते हैं, लेकिन वो सवाल बताएंगे 1993 का। वो जमाना गया। अब 2016 के बाद से कोई पेपर उठा ले, आप समझ जाएंगे अब अच्छे लेवल के सवाल आ रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित, किनसे विनिर्धारित होता है कि बात संविधान परिसंघीय है। क्या है, संविधान परिसंघीय। संविधान लिखित और अन्वय है, अनम्य है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है। केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का वितरण है। क्या है, बताइए क्या है इसका। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। किससे होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची बोलिए कमेंट में। अनुसूची 7, अनुसूची 7 याद आ रहा है, मैंने परसों भी ये बात बताई थी। अनुसूची 7, अनुसूची 7। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, या अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। क्या क्या, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। और अब आपके दिमाग में खुराफात सूझ रही होगी, क्या सर ये भी तो वही बात हुई है ना कि ना तो कठोर है ना ही लचीला है। वही तो घूम फिर के बात, ये निगेटिव फॉर्म में लिखे ना, अलग बात है। उसका ना तो कठोर है, क्या कठोर नहीं है, क्या बहुत सारी जगह कठोर है। और ना ही लचीला है, तो क्या कहीं भी लचीला नहीं है, क्या लचीला भी है। इस बात को समझिए, दोनों बातों में अंतर है। ये कह रहा ना तो कठोर है ना तो लचीला, वो दोनों बातें खारिज कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों बातें स्वीकार कर रहा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर। अगला सवाल, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से क्या है। किन दोनों के बीच में हो रहा है तुलनात्मक अध्ययन, भारत और
ब्रिटेन। किस चीज का? संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या है आंसर? उस दिन भी हमने देखा था इसका आंसर न्यायिक समीक्षा। ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं है, ये बात हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में बात हम जानते हैं सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है? वहां की संसद, जिसके बारे में कहा जाता है कि संसद वहां की इतनी ताकतवर है कि एक व्यक्ति का लिंग बदलने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकती है। तो वहां पे न्यायिक समीक्षा नहीं है। क्या भारत में न्यायिक समीक्षा है? हाँ है। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 रिवाइज करते रहिए, क्लास में बताया था मैंने, क्लास में बताया था। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक, ध्यान दीजिएगा साहब, क्या एकात्मक? एकात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिटरी। कौन सी? यूनिटरी तत्व पाए जाते हैं। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति एक, और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आर्टिकल 200 के तहत रोक लिए जाते हैं, याद है? और संवैधानिक संकट, संवैधानिक संकट। तो गुरु 4, 6, 7 जहां मिल जाए वो आंसर कहां है? हालांकि हम इसका आंसर केवल 4 से भी दे सकते थे, केवल 4 एक ऑप्शन में है। क्लियर? केवल 4 एक ऑप्शन में है। क्या हुआ इसका आंसर? डी। क्या हुआ? डी। क्लियर? अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में फिर से एकात्मक पूछा है? अच्छा, एकात्मक क्या होता है पहले ये समझ आए। मैं अंग्रेजी के लिए लिखता जा रहा हूं जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ओके? तो हम दोनों भाषा क्लियर कर रहे हैं। हिंदी में लिखा है और हम जिस भाषा में सोचते समझते सुनते उसमें एक्सप्लेनेशन हमारे आम भाषा में, ठीक? एकात्मक कुछ नहीं, ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र की तरफ झुकाव हो या शक्ति केंद्र के हाथ में हो, केंद्र की तरफ झुकाव या केंद्र के हाथ में, उसको कहते हैं एकात्मक। क्लियर? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ना, राज्यपाल की नियुक्ति, हाँ, 2 जहां मिल जाए वो आंसर। अरे ये तो 2 में मिल गया, हम इतने किस्मत वाले नहीं हैं, और होते तो क्या नहीं कहना था। तो आगे देखते हैं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य, ये क्या है? एकात्मक। न्यायिक पुनर्वलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक, बताएं। 3 बिल्कुल ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं भी ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं को अनुच्छेद पड़ा था 312, 312। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31। कितनी है? 31। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 2, 3, 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला, भारत में संघीय व्यवस्था में से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? किसमें संघीय कहा है? कौन सा संघीय? मतलब फेडरल। कौन सा? फेडरल। कौन सा? फेडरल। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। किसका एकात्मक झुकाव है? देखते हैं। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्ता संपन्न है। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसके इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। पहला गुरु ठीक है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, हाँ ये करता है। 2, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त, अभी तो यही तो पढ़ रहे थे, जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट 312, ये सब क्या है? एकात्मकता ही तो है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है। एक बात बताएं, गुरु राज्य नहीं है, ठीक से पढ़ो,
राज्य नहीं है। क्या राज्य सीधा चाहे तो अमेरिका से संबंध बना सकता है क्या? केंद्र से बिल पूछे, वो कहे क्या मैं जापान से लोन चाहिए तो केंद्र से बिल पूछे लोन मिल जाएगा? ये संभव नहीं है। तो केवल और केवल सॉवरेन कौन है, प्रभुत्व संपन्न कौन है? संघ। राज्य नहीं है। कौन नहीं है? राज्य नहीं है। कौन नहीं है? राज्य नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? विधायिका, वित्तीय तथा न्यायिक शक्ति। अरे दादा, क्या क्या दिक्कत आ गई इसमें? न्यायिक शक्तियों संघ तथा उसकी इकाइयों में विभाजित, ये तो है। वित्तीय भी है, ये दोनों है। न्यायिक शक्तियां नहीं है। न्याय कैसी है? एकात्मक। कैसी है? एकात्मक। कैसी है? एकात्मक, इंटीग्रेटेड। जबकि विधायिका एवं वित्तीय शक्तियां क्या हैं? संघात्मक। कैसी हैं? तो इसमें इसने परेशान कर दिया। किसने? इसने। क्लियर बात है? इसमें ये दिक्कत है। और उस वाले में राज्य क्या नहीं है? प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्लियर? क्लियर? प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप मुझे कमेंट में बताएं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर होता है? अंतर होता भैया, दोनों एक ही चीज है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस। गवर्नेंस। आइए वापस लौटते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही? कैसा? पहले तो उसका यूनिटरी। कैसा? यूनिटरी। कैसा? यूनिटरी। क्लियर? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एक रूपता। कौन सा? अरे बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है यूनिटरी। एक चाइना को छोड़ दें तो लगभग हमें यूनिटरी कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े देशों के लिए आदर्श यूनिटरी क्या होता है? सारा का सारा सत्ता, सारी की सारी ताकत किसके हाथ में? किसके हाथ में? एक विशेष सरकार के हाथ में जो केंद्र में बैठी है, बाकी किसी के पास कहीं कोई कुछ नहीं। क्या ये बड़े देशों के लिए ठीक है क्या? नहीं। जैसे भारत में आप सोचे अगर राज्य ना हो, अब मोदी जी केवल दिल्ली में बैठे हो तो उन्हें क्या पता तमिलनाडु में क्या चल रहा, कैसे संभालेंगे? तो बड़े देशों के लिए क्या कैसा अच्छा रहता है? संघात्मक। जबकि छोटे देशों के लिए एकात्मक। कैसा? एकात्मक अथवा केंद्रीय शासन। क्लियर? इसका आंसर क्या बैठेगा दोस्त? सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। क्योंकि उसने नहीं पूछा था, क्या नहीं है। क्लियर? अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल हमसे क्या कहता है? भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। क्या कहा उसने? भारत की संघात्मक संरचना मतलब केंद्र और राज्य दोनों के बीच का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता। क्या भारत में बहुत ज्यादा विविधता है? हाँ है। में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। हाँ ऐसा था। विविधताओं के समंजस से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। हाँ ये बात भी ठीक है और मजेदार बात है, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ ठीक है, इसकी व्याख्या के साथ ठीक है, इसकी व्याख्या के साथ ठीक है। ऑप्शन बी। इन सवालों में आपको बड़ी हीट महसूस हो रही होगी क्योंकि वो दौर गया जब आपको बिल्कुल छोटे छोटे से मामूली से सवाल बताए जाते थे। अब आते हैं सवाल बहुत अच्छे स्तर के, अब आते हैं बहुत अच्छे स्तर के सवाल। ठीक, आप गौर करें, इस बार भी एसआई का पेपर हुआ, आपने रीजनिंग देखी होगी, आपने जीएस देखी होगी, कुछ अच्छे स्तर के सवाल आए थे और आपको लग रहा था ये कहां से आए। आपको बहुत सारी कोचिंग में गोलू मोलू टाइप सवाल करा दिए जाते हैं और आपको बार बार 4 आर्टिकल याद कराए जाते हैं। आर्टिकल बेटा 32 बोलो, आर्टिकल 76, आर्टिकल 312 और आपको इमरजेंसी और संविधान संशोधन। आपको लगता है आपको पॉलिटी राजव्यवस्था आ गई है, राजव्यवस्था घुस के पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब इसका आंसर क्या है? बी। हम वो सब कुछ लेके चलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। क्लियर? जानबूझ के गोलू मोलू से सवाल करा के गुमराह करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सवाल तो अब आएंगे, वो दौर गया। पहला राष्ट्रपति बता दो, पहला वाह बेटा तुम्हें तो बड़ा आईएएस बनने का मटेरियल है, कहीं कुछ नहीं गया वो जमाना।
अब आते हैं अच्छे लेवल के सवाल। और जो लोग कंपटीशन में हैं वो ये बात जान रहे हैं, केवल एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छे स्तर के सवाल भी कीजिए। ठीक, अगला क्लियर। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। हाँ है, गौर कर लो, महिला 50% है, दलित 20% के आसपास है, निर्धन भी है, अल्पसंख्यक भी भैया 20% है। तो क्या ये लोकतंत्र के बहुत बड़े दावेदार नहीं है? हाँ है, ये बात अपने आप में ठीक है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर, हाँ लोकतंत्र ने क्या दिया? आत्मसम्मान दिया। लोकतंत्र ने मुख्यतः हमें क्या दिया? आत्मसम्मान दिया। लोकतंत्र ने क्या दिया? आत्मसम्मान दिया। क्या लोकतंत्र ने महिलाओं को सम्मान दिया? हाँ दिया। देश की राष्ट्रपति कौन? एक महिला। दलितों को, वो ट्राइबल, इसके पहले दलित थे। निर्धन, क्या निर्धनों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया? अल्पसंख्यक, क्या इस देश में अल्पसंख्यक राष्ट्रपति नहीं रहे? हाँ रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, तो सबको अधिकार दिया। ये फिर से पहला सही। दोनों ए और आर सत्य तथा आर ए का एक मान स्पष्टीकरण है, मान स्पष्टीकरण है। क्लियर। अगला सवाल, भारतीय संविधान ने वृहद होने के कारण, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण, इसके बेटा ऑप्शन गलती से गलत छप गए हैं, इसके ऑप्शन गलती से गलत छप गए हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको 3 कारण बता दे रहा, आपके इम्तिहान में आएंगे, आप तीनों याद रखिएगा। कारण नंबर 1, जो सेंटर मतलब केंद्र और स्टेट, इन दोनों का जो संविधान है, क्या है? इन दोनों का जो संविधान है वो एक ही है, केंद्र के लिए भी वही है और राज्य के लिए भी वही है। दूसरा, हमने कम से कम 60 देशों का संविधान देखा है। किसका? 60 देशों का संविधान देखा है, इसलिए बहुत बड़ा है। और तीसरा, संविधान बहुत खोल के लिखा गया है, बहुत फैला करके लिखा गया है, उसमें बहुत छोटी सी डिटेल भी डाली गई है, जिससे कि प्रशासनिक सुविधा और सरकार चलाने में आसानी हो। ये 3 कारण है हमारे संविधान के बड़े होने के। फिर से सुन लीजिए 3 कारण, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, आप साथ में लिख लीजिएगा 3 कारण। कारण नंबर 1 कि हमने केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। कारण नंबर 2 कि हमने 60 से ज्यादा देशों का संविधान देखा। और कारण नंबर 3 कि प्रशासनिक सुविधा के लिए सब कुछ बहुत तरीके से लिखा गया। क्लियर। तीनों चीजें, सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से प्रशासनिक सुविधा के लिए लिखा गया है। क्लियर। अगला भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। हाँ, यही तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ये दोनों बातें अपने आप में ठीक है, वो भी स्पष्टीकरण के साथ। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक? मेरा बिन कहे समझ गए होंगे, क्लास में बताया था मैंने, ऑप्शन डी। क्लियर। अगला, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? वो पूछ लेंगे सीधा सवाल, सहकारी संघवाद किसने कहा? और फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं। हमने बताया था और हम बता रहे हैं, हमने क्लास में भी लिखाया था। यही वो सवाल है जिनकी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर चर्चा बनती है, भाई ये कहां से आ गया? अरे कहीं से नहीं आ गया, थोड़ा डेप्थ में पढ़ो, सब कुछ आएगा। गला काट प्रतियोगिता है, 1-2 सवालों के लिए तो आदमी पागल हुआ जा रहा है और आपको लग रहा है कि आप ऊपर चीजें पढ़ के कर ले जाएंगे ना। आपको, अगर मैं फिर बता रहा हूं, हम क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, विधिवत और अच्छा और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आइए। विधिवत और इन डेप्थ नॉलेज वहां पे आपको मिलेगा और जिससे आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। ठीक। भारतीय संघवाद का सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। क्लियर है। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेरोल्ड लास्की, आइवोर जेनिंग्स, लॉर्ड बाइस या केसी वेयर? दुनिया जानती है इसका आंसर, केसी वेयर। बहुत फेमस सवाल है ये।
ये कोई भी धरती का इम्तिहान नहीं होगा जिसमें ये सवाल ना आया होगा। अगर भारत में इम्तिहान होता है, आपका चपरासी से लेके आईएएस तक सब में ये सवाल आ चुका है, सब में ये सवाल आ चुका है। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता। अधिक कठोर और अधिक लचीला, इन दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित भारतीय संविधान करता है। ये बात किसने कही? केसी वेयर साहब। फिर से केसी वेयर साहब, फिर से केसी वेयर साहब। इसका भी आंसर केसी वेयर साहब, इसका भी आंसर केसी वेयर। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? मतलब संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया। किसने कहा? बी आर अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में, मतलब ठीक से उन्होंने संघात्मक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर देश में अगर कोई ये कल के दिन कहे कि आप तमिलनाडु कहे कि हमें बाहर निकलना है, अंडमान निकोबार कहे और कह देंगे ना, तब फिर क्या कहेंगे? ना है तो आप भारत के अंदर ही, इसीलिए हमने उसे नहीं डाला। ये किसने कहा? अंबेडकर साहब ने, अंबेडकर साहब ने। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? फिर से आपको परेशानी शुरू हो गई होगी। क्यों हो गई होगी? ये दिखाता है कि आपको बहुत सॉलिड ज्ञान नहीं है, बहुत छिछला और उथला ज्ञान है। अब वो जमाने गए जब छिछला और उथला ज्ञान से सिलेक्शन होते थे, अब किसी के नहीं होते और बिल्कुल नहीं होते। विधिवत ज्ञान लेना है तो क्लासरूम में आइए, विधिवत ज्ञान मिलेगा और आपका हर हाल में सिलेक्शन होगा। छिछला और उथला ज्ञान के जमाने गए। अब आपको अगर ये सवाल बन रहा है तो अपने नॉलेज चेक कर लीजिए, और नहीं बन रहा है तो चेक कर लीजिए। ठीक, यही वो सवाल है जो आपकी समझ बताएंगे, जो आपकी समझ बताएंगे। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? और ये आपकी तैयारी का भी, और ये आप कहां से तैयारी कर रहे हैं, किन के यहां से, वो भी आपको स्पष्ट कर देगा। अगर आपको दो पॉइंट के सवाल भी नहीं आ रहे हैं, आप सही मार्क पे हैं, गलत मार्क पे हैं, ये सवाल आपको बता देंगे। सामने वाला तो कह देगा नहीं आता है, हाँ ये आता है, सवाल आया हुआ सवाल है। और पिछले बार एसआई में भी सवाल आया था, ये सवाल एसआई में आया था। ठीक, और आपको लगता है कहां से आ गया? वो जमाने गए, तो बस 4 आर्टिकल आपको क्लास में रटा दिए, वही 4 आ गए जमाने। अब अच्छा पेपर आता है और लोग अच्छा डेप्थ पढ़ रहे हैं और लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधियां नहीं होती है तो स्वाधीनता भी नहीं होती है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह जनता के लिए खतरा। एक शब्द छूट गया है, कौन सा? बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। इसको समझो थोड़ा, 1 मिनट लगा के। अगर लॉ नहीं है, कानून नहीं है, तो क्या आपके पास स्वतंत्रता है? आप तो कहेंगे हाँ लो कानून नहीं है। जैसे अगर रोक लिया, किस बात के लिए रोक दिया? हमने कहा कि लाइसेंस, अगर हम हटा देंगे लाइसेंस नहीं, तो आप तो कहेंगे तो अच्छा होगा ना, फिर तो कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा, फिर तो सभी लोग गाड़ी लेके निकल जाएंगे, फिर आप कैसे गाड़ी चला पाएंगे? अभी तो नियम है, कानून है, कायदे हैं, तो सब लोग चला पा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगी? एक अजीब सी स्थिति पैदा, एक अजीब सी। तो मतलब अगर कानून नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं, कानून नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं। और ये आपकी समझ के लेवल बताते हैं। बहुत सारे टीचर जानबूझ के गोलू से क्वेश्चन लाते हैं और आपका ईगो सेटिस्फाई करते हैं। हम ईगो सेटिस्फाई के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ना पढ़ते हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं और सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। हमारे यहां से लोगों के सिलेक्शन होते हैं। ईगो सेटिस्फेक्शन और सिलेक्शन में अंतर होता है। क्लियर? एकदम गोलू से सवाल करा के सेटिस्फाई, और आपको लगेगा वाह यार मैंने 368 पढ़ा था, आ गया वाह पिछली बार, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा 1997 में आया था। अच्छे सवाल बताओ जो 2018 में आए, 19 में आए, 22 में आए, वो तो बताओ ना जरा, वो नहीं बताएंगे। ठीक, यहां देखिए, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त के कारण होगा। यह किसने कहा था? WB डॉनहैम ने। यही वो कथन है जो आ जाते हैं और इम्तिहान के बाहर आप रोते गाते हैं और गला काट प्रत्युत्तर में एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा?
यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त के कारण होगा, प्रशासन के ध्वस्तता के कारण होगा। WB डॉनहैम ने, WB डॉनहैम। क्लियर? इसका आंसर क्या हुआ? सी। और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? किसके विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। ये उल्टा नहीं लिखा है, सरकार का अगर होता, के नहीं का, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, तब तो ये 75(3) में ठीक आ जाता है। ये तो उल्टा लिखा है, जनता का सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। ऐसा तो नहीं होता है, मतलब 3 कटा। ऑप्शन 2 और 4 बचा। 2 और 4 हर हाल में सही हमने देखा। शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, हाँ ये बात भी ठीक है। लेकिन किसको विधि का शासन कहा? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार। इसका ऑप्शन क्या मिला? डी। इसका ऑप्शन डी। क्लियर? हमने अति महत्वपूर्ण, इसका ऑप्शन क्या है? सी। इसका ऑप्शन सी। 1, 2 और 4, क्योंकि 3 गलत। जनता का सरकार के प्रति नहीं, बल्कि सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हमने अपने रैपिड सीरीज में अति महत्वपूर्ण 30 सवाल देखे जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं यहाँ वक्त की कमी के कारण जितना एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ देता हूँ, लेकिन अगर आप इन डेप्थ और अच्छा नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारा क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हम भविष्य में ऑनलाइन प्रोग्राम में भी आएंगे और आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में भी, वो जमाने गए कि आपको 4 लेक्चरों में पॉलिटी पढ़ा दी और 4 लेक्चरों में ज्योग्राफी, और आप जितना कम पढ़ेंगे उतना कम सिलेक्शन का आपका चांस होगा, और आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल चांस नहीं होगा। आप एक बार विधिवत साल 1.5 साल पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है महीने 2-4 महीने में होगा तो लोग मूर्ख नहीं है कि 2-2, 3-3, 4 सालों से पढ़ रहे हैं और धुआंधार पढ़ रहे हैं। ठीक, 2-3 महीने में ऐसे नहीं होता है। आप हमारे पास आइए, हम आपको विधिवत पढ़ाएंगे, 8-10 लेक्चर नहीं। जिन्होंने हमारी क्लास में पढ़ाया राज्य व्यवस्था, उन्होंने जानी है कि हमने 80 से 90 लेक्चर राज्य व्यवस्था के पढ़ाए हैं, और अब उनका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई सवाल गलत नहीं होता है। अभी पिछले बार भी हमारे यहाँ से एक कंचन बच्ची है जिसका एसआई में सिलेक्शन हुआ है, जिसके बहुत अच्छे सवाल सही हुए थे, पॉलिटी में भी सही हुए थे, और हमारे और भी बहुत लोगों के हुए हैं। बहुत सारे लोग केवल मूर्ख बनाते हैं और हम एसआई बनाते हैं, यही अंतर होता है। ठीक, धन्यवाद।